हम लोग देखने वाले हैं क्लास 8 का फोर्स एंड प्रेशर एमसीक्यू। हम लोग इसका देखेंगे फोर्स एंड प्रेशर का टोटल 20 एमसीक्यू हम लोग करेंगे। इसका आंसर भी होगा। इसके साथ ही आप अपना इसमें टाइमर लगा हुआ है, आंसर को चेक भी कर सकते हैं आप अपने नॉलेज को। और टेलीग्राम पे इस लिंक पे आप जुड़ करके वहां से आप फ्री में नोट्स भी आप इस चैप्टर का ले सकते हैं। तो चलिए इस चैप्टर को हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि द प्रेशर विच इज एक्सर्टेड बाय एयर अराउंड अस इज नोन एज। जो एयर के कारण जो प्रेशर एग्जर्ट होता है उसको क्या कहते हैं? अपने चारों तरफ जो एयर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसको क्या कहते हैं? सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सही आंसर दीजिए, उसके बाद हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। सो करेक्ट आंसर इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देखते हैं, ये देखिए करे द प्रेशर एक्सर्टेड बाय एयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देख रहे हैं यहाँ पे, ये देखिए एयर डाउनवर्ड यहाँ पे प्रेशर लगा रहा है। इस पाइप के अंदर कम प्रेशर है, इसलिए ये प्रेशर इनवर्ट क्या है, ज्यादा है, इसलिए इसके अंदर इन कर गया है। क्योंकि इसके अंदर यहाँ पे प्रेशर ज्यादा है, इस ट्यूब में क्या है, कम है, इसलिए लिक्विड क्या हो गया है, पुष्ट होके अंदर की तरफ मूव कर गया है। तो देखिए यहाँ पे भी जो है एयर प्रेशर लगा रहा है। यहाँ पे देखिए ये क्या है, एक कार्ड के द्वारा आप क्या किए हैं, ग्लास को उल्टा करके ये कर रहे हैं, फिर भी पानी नहीं गिर रहा है क्योंकि नीचे से यहाँ पे क्या, कौन सा प्रेशर लग रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एयर जो है नीचे से डाउनवर्ड अपवर्ड की तरफ प्रेशर लगा रहा है। तो यहाँ पे भी आपका एयर जो है एग्जर्ट कर रहा है प्रेशर। यहाँ पे भी दिखाया जा रहा है एयर जो एग्जर्ट कर रहा है प्रेशर। तो एयर जो है चारों तरफ जो आपने एटमॉस्फेयर में जो एयर जो है, इसी को क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यानी कि द प्रेशर, वो कैसा प्रेशर, जो एयर के द्वारा प्रेशर लगाया गया है उसको क्या बोलेंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और जैसे जैसे हाइट बढ़ेगा ये प्रेशर क्या होगा, रिड्यूस होगा। जैसे मान लीजिए कि आप माउंटेन के ऊपर चढ़ेंगे तो माउंटेन पे जैसे जैसे हाइट बढ़ेगा ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा। और जैसे जैसे आप माउंटेन से फिर नीचे की तरफ बढ़ेंगे ये क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा। यानी कि एक रिलेशन बना सकते हैं कि हाइट के बढ़ने के साथ प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, और हाइट के घटने के साथ प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। यानी कि हाइट और प्रेशर के बीच में अगर सीधा सीधा संबंध देखा जाए तो इनवर्सली का है। यानी हाइट बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा, हाइट घटेगा तो प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। यानी एक दूसरे के दोनों क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फोर्स एक्टिंग ऑन पर यूनिट एरिया, यानी कि सपोज करिए ये यूनिट एरिया है, इस पे अगर कोई फोर्स अगर लगाया जा रहा है तो इसको हम क्या कहेंगे, ये किस चीज का डिफाइंड है, फोर्स एक्टिंग ऑन पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड। तो आपको इस चारों में से ऑप्शन देना है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सो करेक्ट आंसर इज प्रेशर। एक्सप्लेन करते हैं। देखिए यहां पे क्या है, आपका ये जितना ही जो पॉइंटर है जितना ज्यादा शार्प होगा उतना ही आसानी से, आप देखिए कभी भी नेल को अगर आप चुभाते हैं वुड के अंदर, लकड़ी के अंदर, तो देखिएगा जब इसका कील का जो टिप जो है जितना ही वो शार्प होता है आसानी से मतलब कील अंदर जाता है लकड़ी के अंदर। लेकिन कील का जब वो जो टिप जो है ना, जो क्या बोल सकते हैं उसको, जो नुकीला पार्ट, वो अगर ब्लंट हो, मतलब जिसको हम लोग भोथर कह सकते हैं, अगर उस टाइप का हो तो क्या होता है कि आसानी से वो कील जो है उस लकड़ी में इंटर नहीं कर पाता है। क्यों नहीं कर पाता है? क्योंकि वहां पे उसका सरफेस एरिया क्या हो गया, ज्यादा हो गया, और यहाँ पे सरफेस एरिया क्या हो गया, कम हो गया। यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं। ये नाइफ के केस में देखिए, जो नाइफ एकदम शार्प होगा, यानी कि जो बहुत ही पिजा हुआ कह सकते हैं, जो एकदम शार्प नाइफ होगा उससे सब्जी काटना बहुत ही आसान होता है। और वही जो ब्लंट जो होते हैं, जो जिनका धार मुड़ा हुआ रहता है ना, यहाँ पे सरफेस एरिया क्या हो गया, इनका ज्यादा हो गया। यहाँ पे ये पतला था तो सरफेस एरिया कम था, यहाँ पे सरफेस एरिया ज्यादा हो गया, इसलिए लार्ज एरिया हो गया, तो यहाँ पे इनको काटना इजी नहीं है। और जब यहाँ पे एरिया शार्पेंड है तो इसको काटना, सब्जी को काटना क्या है, इजी है। एक और देख लेते हैं। देखिए जब यही आप अगर इस बॉक्स को आप ऐसे रखे हैं तो यहाँ पे प्रेशर जो है
यहाँ पे पूरे एरिया पे बट गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। सो यहाँ पे एरिया जो है, प्रेशर जो है आपका कम पड़ गया। लेकिन आप देखिए यहाँ पे इस केस में प्रेशर क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपका क्या है, एरिया क्या हो गया, कम हो गया, यहाँ पे एरिया क्या हो गया, ज्यादा हो गया। तो एक रिलेशन बना सकते हैं प्रेशर के लिए कि जो प्रेशर जो होता है एरिया का कैसा प्रोपोर्शनल होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, और फोर्स का क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और इन दोनों को अगर एक साथ कंबाइंड कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा रिजल्ट, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अपॉन एरिया। यानी कि फोर्स बढ़ाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, फोर्स घटाएंगे तो प्रेशर घटेगा। और यहां पे क्या कर रहा है कि एरिया बढ़ाएंगे प्रेशर घटेगा, एरिया घटाएंगे प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। सेम चीज देखिए यहाँ पे शार्प जितना ही ये नुकीला होगा इसका पार्ट नेल का, उतना आसानी से उड़ के अंदर जाएगा, क्योंकि एरिया क्या हो रहा है, कम हो रहा है। और जितना ही ब्लंट होगा, है ना, मुड़ा हुआ होगा उसका, तो उसको आसानी से हम क्या करेंगे, नहीं कील को अंदर डाल सकते हैं। सेम चीज यहाँ पे आपका देखिए नाइफ के केस में भी क्या होगा कि नाइफ जितना शार्प होगा, यानी शार्प होगा मतलब एरिया क्या होगा, कम होगा, एरिया कम होगा प्रेशर ज्यादा लगेगा। और जब यही शार्पेंड नहीं है तो यहाँ पे क्या हो गया, इसका एरिया बढ़ जा रहा है, तो एरिया बढ़ जाएगा, ऐसे केस में क्या होगा, प्रेशर घट जाएगा। ठीक है, सो ये जो है आपका प्रेशर का एक्सप्लेनेशन था। तो इस केस में क्या है कि प्रेशर में आपको फोर्स जितना ज्यादा लगाएंगे प्रेशर बढ़ेगा, और फोर्स जितना कम करेंगे प्रेशर कम होगा, और एरिया जितना ज्यादा बढ़ाएंगे प्रेशर क्या होगा, घटते जाएगा। तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एरिया क्या है, इनवर्सली। डायरेक्टली मतलब सीधा सीधा संबंध है, एक के बढ़ाने से दूसरा बढ़ेगा, एक के घटाने से दूसरा घटेगा। और इनवर्सली के केस में क्या है, एक के बढ़ाने से दूसरा घटेगा, एक के घटाने से दूसरा बढ़ेगा। प्रेशर का एसआई यूनिट क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। कैसे आप निकाल सकते हैं, तो देखिए यहाँ पे P इज इक्वल टू एफ अपॉन क्या है, ए है। तो आसानी से इसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए फोर्स का एसआई यूनिट क्या होता है, न्यूटन, एरिया का क्या होगा, मीटर स्क्वायर। तो इसका एसआई यूनिट क्या हो गया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यही है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो यहाँ पे लिखा हुआ है। और इसी न्यूटन मीटर स्क्वायर को हम लोग 1 पास्कल भी कह सकते हैं। यही न्यूटन मीटर स्क्वायर जो है पास्कल, और पास्कल जो है काफी छोटा यूनिट है। इसका बिगर यूनिट जो है किलो पास्कल भी होता है, केपीए में लिखा जाता है। पास्कल मतलब 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर, और किलो पास्कल, किलो लगा दिए मतलब 1000 पास्कल। ठीक है, सो ये बड़ा यूनिट हो गया। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं। इसमें अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स में भरना है। कह रहा है कि क्या होगा, एग्जर्टेड बाय एन ऑब्जेक्ट ऑन अनदर इज ए फोर्स। यानी कि यहाँ पे फोर्स का डेफिनेशन को करेक्ट करने के लिए यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में क्या भरा जाएगा। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बहुत इजी है, आप ध्यान से देखो तो उसमें आपको आंसर मिल जाएगा। सो करेक्ट आंसर इज पुश एंड पुल। देखिए ये पुश और पुल ही तो फोर्स है, ये पुल करिए या पुश करिए। यहाँ पे भी देखिए पुश पुल, कोई भी ग्रेविटेशनल फोर्स भी एक तरह का क्या है, पुल ही है ना। और मैग्नेटिक फोर्स भी है, रिपेलिंग फोर्स है, वहां पे भी क्या है, पुश और पुल ही हो रहा है। सो कोई भी पुश या पुल जो है वो क्या है, एक फोर्स का एग्जाम्पल है आपका। ठीक है, यानी पुश कहिए या पुल कहिए, ये दोनों फोर्स है। सो पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कंसिडर्ड एज ए फोर्स। पुश एंड पुल कम फ्रॉम द ऑब्जेक्ट इंटरएक्टिंग विथ वन अनदर। जब दोनों वन अनदर इंटरएक्शन में आते हैं तब जाकर के पुश और पुल होता है। ठीक है, चलिए सो अगला क्वेश्चन देखते हैं। द फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ टू पुल द ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इटसेल्फ। यानी कि अर्थ जो है किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। अर्थ है अगर किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है तो कौन सा फोर्स है आपको बताना है इन चारों ऑप्शंस में से। ठीक है, सो करेक्ट आंसर इज ग्रेविटेशनल फोर्स। देखिए सबसे पहले ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में न्यूटन को पता चला था। वो एक सेव के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे और अचानक जो पेड़ के नीचे जो सेव जो है गिरा, और उन्होंने ये सोचा कि जो सेव जो है ये नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गिरा। और
क्या ऐसा कारण हो सकता है, और उसके बाद उन्होंने ग्रेविटेशन के बारे में एक कॉन्सेप्ट दिया कि अर्थ जो है यानी कि दो बॉडी के बीच में क्या ग्रेविटेशनल लॉ क्या था, मैं एक बार बता दूं कि जो दो ऑब्जेक्ट के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स काम करेगा, इनका और इनका जो मास होगा दोनों का जो प्रोडक्ट है उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा अगर इस मास को m1 कहा जाए और इस मास को m2 कहा जाए, यानी दोनों के मास के प्रोडक्ट के बराबर होगा, दोनों के मास के प्रोडक्ट के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होगा। और सेकेंड बात क्या बोला कि इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा, यानी ये डिस्टेंस जितना बढ़ाते जाएंगे ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, घटते जाएगा। यानी कि अगर सीधे शब्दों में कहा जाए कि अगर ये एक ऑब्जेक्ट है और ये एक दूसरा ऑब्जेक्ट है, अगर ये एक m1 ऑब्जेक्ट है और ये एक m2 ऑब्जेक्ट है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे काम करेगा, तो कह रहे कि जितना मास बढ़ाएंगे, यानी मास के बढ़ाने से ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, बढ़ेगा। यानी मास के प्रोडक्ट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है और इनके बीच में जो डिस्टेंस बढ़ते जाएगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, घटते जाएगा। यानी डिस्टेंस इनवर्सली में है और मास क्या है, डायरेक्टली में है। दोनों के मास के प्रोडक्ट डायरेक्टली में है और डिस्टेंस जो है क्या है आपका, इनवर्सली में है। और अर्थ जो किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, यही क्या हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स के नाम से जाना गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ग्रेविटी भी इसको कहते हैं, जो अर्थ जो है अपनी तरफ जो खींच रहा है, ग्रेविटी ऑल्सो कॉल्ड ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल, हर दो वस्तु के बीच में अट्रैक्शन फोर्स काम करेगा। अगर ध्यान से देखा जाए तो मैग्नेटिक फोर्स भी अट्रैक्शन फोर्स है, और लेकिन यहाँ पे मैग्नेटिक और ग्रेविटेशन में एक डिफरेंस ये है कि मैग्नेटिक फोर्स अट्रैक्शन भी हो सकता है, दोनों के बीच में रिपल्सन भी हो सकता है। अगर नॉर्थ साउथ रहेगा तो दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स काम करेगा, है ना। लेकिन अगर दोनों नॉर्थ पोल है तो फिर यहाँ पे क्या होगा, रिपल्सन फोर्स काम करेगा। सो ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब एक अट्रैक्शन फोर्स, और वो अट्रैक्शन क्या करेगा, दो ऑब्जेक्ट में अगर एक ऑब्जेक्ट बड़ा है एक ऑब्जेक्ट छोटा है तो छोटी वाली ऑब्जेक्ट बड़ी वाली ऑब्जेक्ट की तरफ क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। 9th क्लास में आपको इसका डिटेल बहुत ज़्यादा स्टडी करना है, सो आप इतना अभी जान लीजिए, आगे हम लोग 9th क्लास में इसको डिटेल देखेंगे। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे ये जो भी ऑब्जेक्ट है, देखिए यहाँ पे क्या है, ये मून है और ये क्या है, अर्थ है। तो यहाँ पे अर्थ का मास ज्यादा है, मून का क्या है, कम है। तो मून क्या कर रहा है, अर्थ के चारों तरफ रोटेट कर रहा है। देख रहे हैं यहाँ पे रोटेट कर रहा है ना, ये अर्थ के चारों तरफ। तो ये क्यों रोटेट कर रहा है, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही जो है मून रोटेट कर रहा है अर्थ का, और ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही अर्थ रोटेट करता है किसका, सन का। इवन कह सकते हैं कि सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट हैं सब के सब ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही वो क्या करते हैं, सन का रोटेशन करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। मस्कुलर फोर्स क्या चीज है, कह रहा है मस्कुलर फोर्स इज ऑल्सो कॉल्ड। मस्कुलर फोर्स को क्या कहा जाएगा, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में आपको भरना है 4 ऑप्शंस में से। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ठीक है, सो देखिए क्या है, कॉन्टैक्ट फोर्स है, नॉन कॉन्टैक्ट है, ग्रेविटेशनल है, मैग्नेटिक है, क्या है मस्कुलर फोर्स, आप बताइए। सो करेक्ट आंसर क्या है आपका, कॉन्टैक्ट फोर्स है। देखिए मसल्स, यानी जहां पे दो ऑब्जेक्ट जब तक से कांटेक्ट में नहीं आएगा मस्कुलर फोर्स काम नहीं करेगा। ग्रेविटेशनल फोर्स तो दूर से ही काम करता था ना, एक ऑब्जेक्ट उसमें बड़ा था दूसरा छोटा था, वो दूसरे को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। यहाँ पे मैग्नेट के केस में भी क्या है, एक नॉर्थ पोल है एक साउथ पोल है, या फिर नॉर्थ पोल है। तो यहाँ पे दूरी से ही क्या करते हैं, दोनों को रिपेल करते हैं या फिर अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन जब तक से कॉन्टेक्ट नहीं होगा तब तक से आपका मस्कुलर फोर्स नहीं होगा। तो मस्कुलर फोर्स मैंने मसल्स का, यहाँ पे भी मसल्स लग रहा है, देखिए यहाँ पे भी मसल्स लग रहा है। तो यानी ये एक तरह का क्या है, कांटेक्ट फोर्स है। हैंड के कांटेक्ट में आए, है ना, लेग के कांटेक्ट में आए, तो बिना कांटेक्ट में आए हुए फोर्स काम नहीं कर रहा है। तो इस तरह का जब कांटेक्ट फोर्स होता है तो मस्कुलर फोर्स क्या हुआ आपका, एक कांटेक्ट फोर्स का एग्जाम्पल हुआ। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पे भी देखिए ये मस्कुलर फोर्स का ही एग्जाम्पल है। यहाँ पे बैडमिंटन खेलते हुए, वेट लिफ्टिंग करते हुए, यहाँ पे डंबल उठाते हुए, फुटबॉल खेलते हुए, हर जगह हम लोग क्या कर रहे हैं, मसल्स का यूज कर रहे हैं। ये सारे कॉन्टैक्ट फोर्स के एग्जाम्पल्स हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द फोर्स एक्सर्टेड बाय ए चार्ज बॉडी ऑन अनदर चार्ज बॉडी, यानी कि एक चार्ज बॉडी है कोई, सपोज करिए इस पे कोई प्लस चार्ज है, एक अनदर चार्ज बॉडी है, एक प्लस है या फिर एक
माइनस कुछ भी हो सकता है। सो चार्ज आता कैसे वो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा, पहले आप इसका आंसर दे दीजिए इस क्वेश्चन का कि दो चार्ज बॉडी के बीच में द फोर्स एक्सर्टेड बाई अ चार्ज बॉडी ऑन अनदर चार्ज और अनचार्ज बॉडी, यानी कि एक आपका बॉडी चार्ज है, दूसरा बॉडी चार्ज भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है। सपोज करिए न्यूट्रल है, यहाँ पे चार्ज है, तो एक बॉडी चार्ज है ये तो श्योर है, दूसरा या तो न्यूट्रल है या फिर चार्ज है, तो दोनों के बीच में क्या संबंध होगा वो आपको बताना है। वो कौन सा फोर्स फिर लगेगा इन चारों ऑप्शंस में से आपको बताना है। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ये अच्छा क्वेश्चन है, आपको आगे के क्लासेज में इसके बारे में और भी पढ़ना है। 10th क्लास में आपको और ज्यादा डिटेल स्टडी करना है इसके बारे में। सो करेक्ट आंसर इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। देखिए यहाँ पे क्या है, ये एक निगेटिव चार्ज है और यहाँ पे ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। सो अपोजिट चार्ज है, दोनों एक दूसरे की तरफ क्या हो रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे दिखा रहे हैं। देखिए पहले यहाँ पे ये बैलून जो है ना, यहाँ पे चार्ज नहीं है, लेकिन जैसे ही आप क्लॉथ के साथ उसको रब करते हैं, एक्चुअल में क्या होता है कि आपको 9th क्लास में इसके बारे में पढ़ना भी होगा कि एटम्स जो होते हैं इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। एटम्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। और जैसे ही आप इसको रब करते हैं तो रब करने के साथ ही एटम्स के बाहर में जो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, रिमूव हो जाते हैं। ठीक है, जिसके कारण एटम पे चार्ज आ जाता है। तो यहाँ पे भी बैलून पे क्या किया जाता है, रब करने के कारण इन दोनों के बीच में रब करने से इस पे क्या हो गया, बैलून पे आपको चार्ज आ गया। पहले ये बैलून न्यूट्रल था, लेकिन अब बैलून क्या हो गया, चार्ज हो गया। जैसे ही आप वाटर के पास ले जाते हैं, अब ध्यान दीजिए यहाँ पे वाटर चार्ज नहीं है, यहाँ पे वाटर क्या है, ये तो न्यूट्रल है, इसको हमने रब नहीं किया है, लेकिन यहाँ पे बैलून क्या है, चार्ज है। तो ये देखिए अपनी तरफ क्या कर लिया, उसको अट्रैक्ट कर लिया। ठीक है, एक दो और एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए यहाँ पे इसको और क्लियरिफाई करते हैं। जब यहाँ पे दोनों सेम तरह के चार्ज होंगे, दोनों के बीच में रिपल्सन फोर्स काम करेगा। जब दोनों या निगेटिव हो या पॉजिटिव हो, जब दोनों एक जैसे रहेंगे तो दोनों के बीच में यहाँ पे आपको रिपल्सिव फोर्स काम करेगा। लेकिन जब वही एक आपका पॉजिटिव हो और दूसरा क्या हो, निगेटिव हो, तो दोनों के बीच में कैसा फोर्स लगेगा, अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। यहाँ पे देखिए अब कम के केस में क्या होता है, यहाँ पे हम लोग कुछ कागज के छोटे छोटे टुकड़े को क्या करते हैं, फाड़ करके रख देते हैं और कम को थोड़ा सा रब करते हैं। कहाँ पे, आपको बाल के हेयर के साथ, और फिर उसके बाद चार्ज आ जाता है किस पे, आपको कंघी पे, और फिर जैसे ही आपको अनचार्ज बॉडी के नजदीक में ले जाते हैं तो वो क्या कर लेता है, अट्रैक्ट कर लेता है। यहाँ बैलून के केस में भी यही दिखाया गया है, यहाँ पे भी देख सकते हैं लाइक चार्जेज अट्रैक्ट, यहाँ पे सेम चीज है। तो यही चीज बताएं कि जो इस तरह के जो चार्जेस लगते हैं इनको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहने का मतलब है इस तरह का फोर्स जब कोई बॉडी, जब दो बॉडी आपके चार्ज हो तब, या फिर इनमें से कोई एक बॉडी चार्ज है दूसरा अनचार्ज है, तो फिर क्या होता है, इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स काम करता है। और दो चार्ज बॉडी में सेम तरह का अगर रहेगा, अगर सपोज करिए दोनों प्लस है तो यहाँ पे रिपल्सन फोर्स काम करेगा, दोनों फिर माइनस है तो यहाँ पे भी क्या होगा, रिपल्सन फोर्स काम करेगा। तो इस तरह के फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। फोर्स चेंजेस द, फोर्स क्या कर सकता है, क्या चेंज कर सकता है, आपको बताना है। मोशन, स्पीड, शेप या फिर ऑल, आप इनमें से क्या सही है आप उसको बताने का कोशिश करें। सो करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दीज। देखते हैं क्यों कर, देखिए यहाँ पे फोर्स ये क्या कर रहा है, यहाँ पे कार क्या है, रेस्ट में है, जैसे ही फोर्स लगा रहा है क्या हो गया, मोशन में आ गया। यहाँ पे जो फुटबॉल जो है आपका क्या है, मोशन में है, और इसको गोलकीपर क्या कर लिया, रोक लिया। तो यानी कि ये रेस्ट से क्या कर दिया, मोशन में कर दिया। यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे रेस्ट से इसको मोशन में कर दिया, और यहाँ मोशन से इसको क्या कर दिया, रेस्ट में कर दिया। यहाँ पे भी देखिए साइकिल को भी सेम वैसे ही, आपका साइकिल रेस्ट में था, आपको क्या कर दिया, मोशन में, आपको क्या आ गया, स्पीड यहाँ पे आ गया। यहाँ पे फोर्स लगाने से स्पीड आ गया। यहाँ से क्या एग्जाम्पल मिल रहा है आपको कि ये रेस्ट से मोशन में आ गया, ये मोशन से रेस्ट में आ गया, इसमें आपको स्पीड आ गया। यहाँ पे क्या कर रहा है, आपको डायरेक्शन चेंज कर दिया, बॉल का किधर जा रहा था किधर उसको कर दिया। सो फोर्स लगाने से डायरेक्शन चेंज हो सकता है, स्पीड आ सकता है, ऑब्जेक्ट आपको रेस्ट में हो सकता है,
ऑब्जेक्ट फिर मोशन में आ सकता है या फिर इसका शेप चेंज हो सकता है। देखिए मम्मी चपाती बनाती है ना, फोर्स लगाने से ही आटे का शेप और साइज क्या हो गया आपका चेंज हो गया। तो फोर्स क्या कर सकता है, 5 इसमें चेंजिंग दिया हुआ है। कैन रेस्ट मूव से, यानी कि बॉडी को मूविंग से रेस्ट में कर सकता है, रेस्ट से मूविंग में कर सकता है, स्पीड उसका चेंज कर सकता है, डायरेक्शन चेंज कर सकता है, या फिर उसका शेप एंड साइज चेंज कर सकता है। ठीक है, सो इस तरह से फोर्स लगाने से क्या क्या चेंजेस होगा, ये उसका एग्जाम्पल था। अगला देखते हैं क्वेश्चन। ए स्प्रिंग बैलेंस इज यूज फॉर मेजरिंग। स्प्रिंग बैलेंस को किस लिए यूज किया जाता है, किस चीज को मेजर करने के लिए। और टाइम स्टार्ट्स नाउ। आप लोगों ने देखा होगा गैस भरने के लिए जो यूज किया जाता है ना इंस्ट्रूमेंट, इस तरह का होता है, यहाँ पे सिलेंडर लगा रहता है, ये क्या है, स्प्रिंग बैलेंस है। आप कभी गैस देखे होंगे तो यहाँ पे देखिए क्या है, करेक्ट आंसर क्या है आपका, वेट। स्प्रिंग बैलेंस से किस चीज को मेजर किया जाता है, वेट को। तो देखिए इसमें हम एक्सप्लेन करते हैं, यही है आपका स्प्रिंग बैलेंस, इससे आपका वेट मेजरमेंट किया जाता है। देखिए यहाँ से अगर पत्थर को यहाँ पे लटका दिया गया, एक्चुअल में यहाँ पे क्या है, स्टार्टिंग में आपका यहाँ पे 0 पोजीशन पे रहता है ये वाला, और यहाँ पे अगर ये इसको अगर इसमें कोई एरर होता है तो आप उसको नॉर्मली क्या कर सकते हैं कि 0 अलाइनमेंट कर दिया जाता है। और उसके बाद यहाँ पे कितना शिफ्टिंग दिखा रहा है, देखिए यहाँ पे आपको 100 kg का ये यहाँ पे वेट दिखा रहा है ना। सो आप इस स्प्रिंग बैलेंस को पहले 0 से अलाइनमेंट कर देते हैं, यहाँ पे नॉब होता है, वहाँ पे नॉब से एडजस्ट कर दिया जाता है। उसके बाद ये वेट कितना, स्प्रिंग जो है कितना डिस्प्लेस होता है, यही आपको वेट बतलाएगा। अगर यहाँ तक आएगा तो 70 kg, यहाँ तक आएगा तो 60, ये दिखाएगा 40 kg। सो ये जो स्प्रिंग बैलेंस से आपको क्या मेजर होता है, आपको वेट मेजर होता है। स्प्रिंग बैलेंस से क्या मेजर कर सकते हैं हम लोग, वेट मेजर कर सकते हैं। देखिए आगे देखते हैं। मास और वेट दोनों अलग अलग चीज है, आपको ध्यान देना होगा। जो वेट है ना, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो वेट अगर आप ऐसे कर रहे हैं, आप क्या कर सकते हैं कि आप ऑब्जेक्ट को ऊपर रख दिए और स्प्रिंग को नीचे कर दिए, तो फिर क्या होगा आपको नहीं बताएगा। यानी कि इसको आप किसी चीज पे रख दिए और इसको लटका दिए, उल्टा कर दिए, यानी कि आप वेट को अपने हाथ में ले लिए और इसको लटका दिए, तो नहीं, ऐसे नहीं हो सकता है। तो वेट के लिए एक सर्टेन डायरेक्शन है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स, यहाँ पे जी नीचे की तरफ काम कर रहा है, इसलिए ऐसा। सो यहाँ पे एक डायरेक्शन जो है आपका फिक्स है। तो जहां पे डायरेक्शन फिक्स होता है उस तरह के क्वांटिटी को हम लोग वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। फिलहाल आपके लिए ये नया चीज है, 9th क्लास में वेक्टर और स्केलर पढ़ेंगे। सो वही चीज यहाँ पे है कि मास जो है आपका एक स्केलर क्वांटिटी है, उसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता है। आप यहाँ पे वेट के केस में क्या है, आपका डायरेक्शन है। मास जो है वो क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का मास होगा, लेकिन यहाँ पे तो क्या देखिए, मास ऑफ ए रिजिड बॉडी इज रेगुलर एवरीवेयर इन द यूनिवर्स। कहीं पे भी मास होगा तो क्या होगा, सेम होगा। जैसे मान लीजिए कि आपका मास, जितना आपका बॉडी का मास है वो यहाँ पे रहे या चंद्रमा पे, आपका क्या होगा, सेम ही होगा। लेकिन आपका वेट में अंतर आ जाएगा, क्योंकि वेट जो है किस चीज पे डिपेंड कर रहा था, यहाँ पे देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स पे कर रहा था। तो यहाँ जहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होगा वहां पे वेट ज्यादा होगा, और जहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स कम होगा वहां पे वेट क्या होगा, कम होगा। तो यही आप मून पे जाएंगे तो मून पे ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, अर्थ का 1/6 होता है। यानी यहाँ पे आपको अर्थ पे अगर आपका 30 kg वेट है तो मून पे आपका वेट कितना हो जाएगा, 5 kg हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, मून पे कम है। और एसआई यूनिट क्या है इसका, केजी है, और वेट का एसआई यूनिट क्या है आपका, न्यूटन है। ठीक है, मास आपका कभी भी 0 नहीं हो सकता है। अगर धरती पे कोई भी ऑब्जेक्ट है तो वो क्या है, आपका मास है उसमें, लेकिन आपका वेट 0 हो सकता है। कैसे 0 हो सकता है, जहां पे कोई ग्रेविटेशनल फोर्स काम नहीं कर रहा है। तो जब यहाँ पे कोई, अब सपोज करिए इसी केस में अगर ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पे 0 है, ऐसे जगह पे हम किसी ऐसे जगह पे लेके जाते हैं जहां पे अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स काम नहीं कर रहा है, वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स आपका 0 है, तो यहाँ पे जो आप स्प्रिंग बैलेंस में यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट देख रहे हैं, जो शिफ्टिंग देख रहे हैं, कोई चेंज नहीं आएगा, 0 का 0 पे ही रहेगा। सो ये क्या हुआ कि वेट जो है आपका 0 हो सकता है, लेकिन मास कभी 0 नहीं होगा, क्योंकि मास तो मास ही है। आपको जो मास मेजर करने के लिए जो आपके पास है ना, आजकल जो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस जो आता है कांटा, उस पर आप इसको तौलेंगे तो आपको मास दिखाएगा। अगर ये 100 kg का है तो वहां पे 100 kg दिखाएगा, लेकिन यहाँ पे जो 100 न्यूटन जो दिखा रहा है आपका,
वो अगर 0 हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स, तो वहां पे क्या होगा, आपको 0 न्यूटन दिखाएगा, कोई वेट नहीं दिखाएगा। ठीक है, मास जो है कहीं पे भी लोकेशन चेंज करने से मास चेंज नहीं होगा, चाहे चंद्रमा पे जाए, किसी प्लानेट पे चले जाए, इक्वेटर पे, पोल पे, कहीं पे चले जाइए, लेकिन वेट जगह के चेंज होने से चेंज हो जाएगा। सपोज करिए अर्थ का ही कंडीशन ले लेते हैं कि अगर अर्थ का ही बात ले ले, तो आप पोल पे जो आपका वेट है, आपका जो पोल पे वेट होगा और इक्वेटर पे होगा, दोनों में अंतर हो जाएगा। ठीक है, सो प्लेस के चेंज होने के कारण आपका क्या होगा, स्प्रिंग बैलेंस जो वेट देगा उसमें क्या आ जाएगा, चेंजिंग आ जाएगा। 9th क्लास में इसको और डिटेल से पढ़ेंगे, एक बार इसको गो थ्रू हो जाइएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। When two forces act in opposite direction, the net force acting is the, कह रहा है कि टू फोर्सेज हैं, एक फोर्सेज इस तरह से लग रहा है, दूसरा फोर्स इस तरह से लग रहा है, अपोजिट डायरेक्शंस में है। ठीक है, देन नेट फोर्स एक्टिंग इज द, इसका नेट फोर्स का रिजल्टेंट क्या होगा, सम होगा, डिफरेंस होगा, या दोनों होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा। आप सही आंसर गेस करके बताइए। ठीक है, सो करेक्ट आंसर क्या है, डिफरेंस। देखिए यहां पे अगर एक इस तरह से कोई पुल कर रहा है, दूसरा इस तरफ से पुल कर रहा है, तो रिजल्टेंट क्या होगा आपको देखना है। कोई अगर दो आदमी किसी, सपोज करिए आप यहां पे है, आपका एक हाथ कोई इधर खींच रहा है और दूसरा इधर खींच रहा है, आप किस तरफ जाइएगा, जिधर आपको आपका जो फोर्स का मैग्नीट्यूड जिस तरफ ज्यादा होगा उस तरफ आपका डिस्प्लेसमेंट होगा। यहां पे भी केस में देखिए, कोई 20 न्यूटन के फोर्स से इधर खींच रहा है, कोई 50 न्यूटन के तो फोर्स से खींच रहा है, तो यहाँ पे क्या है, वेट आपका ज्यादा लग रहा है, यहाँ पे फोर्स क्या है, ज्यादा लग रहा है, यहाँ पे फोर्स क्या है, कम लग रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट किस तरफ होगा, इस तरफ होगा। यानी अब कितना रिजल्टेंट होगा, तो इसको निकालने के लिए बहुत ही आसान है कि जब अपोजिट डायरेक्शन हो तो दोनों में डिफरेंस निकाल सकते हैं। यहाँ पे 50 न्यूटन का बल लग रहा है, यहाँ पे 20 न्यूटन का बल लग रहा है, सो रिजल्टेंट क्या होगा आपका 30 न्यूटन, और डायरेक्शन किधर होगा, तो जिस तरफ फोर्स का डायरेक्शन मैक्सिमम है, तो यहाँ पे आपका 50 न्यूटन इस तरफ है, तो आप क्या लिखेंगे 30 न्यूटन, है ना, यानी 50 - 20। अगर वही चीज अगर इस तरफ होता तो डायरेक्शन चेंज हो जाता, इस तरफ लिख सकते थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन कर रहा है द स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स इज एक्सप्रेस्ड बाय, जो फोर्स का स्ट्रेंथ होता है कि कितना तगड़ा स्ट्रेंथ है उसका, मतलब कितना स्ट्रॉन्ग फोर्स है, उसको किस चीज से डिनोट किया जाएगा। इन चारों ऑप्शन में से क्या सही है आपको बताना है। सो जस्ट आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। सो करेक्ट आंसर इज मैग्नीट्यूड। देखिए यहां पे अभी जैसे सपोज करिए कि ये यहां से लेके यहां तक ये जो मार्किंग किया हुआ है, ये डायरेक्शन बता रहा है कि इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, और देखिए यहां से लेके यहां तक ये क्या हो गया आपका मैग्नीट्यूड हो। जैसे यहां पे देखिए ये 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, यहाँ पे 5 न्यूटन का, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, 10 न्यूटन इधर से 5 न्यूटन इधर में। रिजल्टेंट क्या हो गया, जब टू डायरेक्शन है तो 10 में से 5 घट के आपका क्या हो गया 5 न्यूटन। और किधर बड़ा है, तो देख रहे हैं पहले इतना बड़ा एरो था, अभी एरो का साइज क्या हो गया, छोटा हो गया, यानी ये इतना इसमें से माइनस कर दिए, ये रेड वाला पार्ट, यानी कि इसमें से कट करने के बाद ये बच गया आपका 5। यहाँ पे देखिए दोनों ऐड हो गया, पहले ये छोटा सा लाइन है, ये फिर बड़ा सा लाइन है, दोनों को ऐड कर दिए सेम डायरेक्शन में है, तो क्या हो गया बड़ा सा हो गया। तो ये दिखा रहा है मैग्नीट्यूड, ये वाला यहां से यहां तक क्या हो गया मैग्नीट्यूड, देख रहे हैं ये 5 न्यूटन, ये 10 न्यूटन, और ये क्या हो गया 15 न्यूटन। तो ये आपका मैग्नीट्यूड जो है बता रहा है फोर्स का जो स्ट्रेंथ है उसको किस चीज से व्यक्त करते हैं आप लोग, मैग्नीट्यूड से करते हैं। ठीक है, और इसका ऐसा यूनिट क्या होता है फोर्स का, न्यूटन होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। करा स्टेट ऑफ मोशन इज डिस्क्राइब्ड बाय, जो मोशन का स्टेट होता है उसको किस चीज से डिस्क्राइब करेंगे, पोजीशन ऑफ रेस्ट से, पोजीशन ऑफ मोशन से, या दोनों से, या फिर नन ऑफ दिस से। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सो करेक्ट आंसर इज बोथ। जैसे देखिए यहां पे क्या है, फर्स्ट लॉ, न्यूटन का फर्स्ट लॉ हम लोग अगले क्लास में पढ़ने वाले हैं 9th क्लास में, कि कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहता है, कोई बॉडी अगर मोशन में है तो मोशन में रहना चाहता है, अनटिल अनलेस उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाए। तो सपोज करिए कि ये ऑब्जेक्ट यदि रेस्ट में है, आप इसमें एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तो क्या आ गया
मोशन में। और सपोज करिए कि ये मोशन में है, अगर आप इसमें इस तरफ से एक्सटर्नल फोर्स लगा दिए, अगर इस डायरेक्शन में मोशन में है और इस तरफ से अगर आप क्या करते हैं, एक फोर्स लगा देते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, रेस्ट में आ जाएगा। यानी फोर्स लगाने से रेस्ट वाला ऑब्जेक्ट मोशन में आ सकता है, मोशन वाला ऑब्जेक्ट रेस्ट में आ सकता है। तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन था, स्टेट ऑफ मोशन इज डिस्क्राइब्ड बाय पोजीशन ऑफ रेस्ट एंड पोजीशन ऑफ मोशन, यानी रेस्ट एंड मोशन दोनों से डिस्क्राइब किया जा सकता है, ठीक है, स्टेट ऑफ मोशन को। तो ये आंसर जो है आपका सी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं ए कंटेनर इज फिल्ड विथ वाटर। ये देख रहे हैं जैसा कि आपको ये कंटेनर जो दिखाई दे रहा है, इसमें क्या भरा हुआ है, वाटर भरा हुआ है। अब कह रहा है एज सोन इन द गिवन फिगर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। यहाँ पे 3 पॉइंट्स है, देखिए यहाँ पे ए, बी और सी, इन तीनों में से आपको बताना है कि किस पॉइंट पे प्रेशर ज्यादा लग रहा है, पॉइंट ए पे, पॉइंट बी पे या पॉइंट सी पे। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सो करेक्ट आंसर क्या है आपका, डी, यानी कि प्रेशर ए पे जो है सबसे कम, बी पे उससे ज्यादा और सी पे क्या है, सबसे ज्यादा। ऐसे ही है, देखिए यहाँ पे ये असेंडिंग ऑर्डर में है, ए सबसे छोटा है, उसके बाद बी उससे बड़ा है और सी सबसे बड़ा है। अभी हम यहाँ पे अब हम लोग देखते हैं क्या चीज होता क्या है एक्चुअली, कि जैसे जैसे हाइट बढ़ते जाएगा वैसे वैसे डेप्थ भी क्या होगा, सॉरी प्रेशर भी क्या होगा, बढ़ते जाएगा। यानी डेप्थ के बढ़ने के साथ प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। हाइट के बढ़ने के साथ प्रेशर घटता था और डेप्थ के बढ़ने के साथ प्रेशर क्या होगा, बढ़ जाएगा। देखिए इसमें देख रहे हैं यहाँ पे, अब देखिए इस पॉइंट पे प्रेशर देख रहे हैं, जेट का यहाँ पे आ रहा है फोर्स, यहाँ पे देखिए कुछ ज्यादा था और ऊपर वाला सबसे कम था। सो जैसे जैसे आपका डेप्थ बढ़ रहा है वैसे वैसे आप सीनियर क्लास में जाइएगा तो पढ़िएगा, प्रेशर यहाँ पे क्या होगा, एच रो जी। यहाँ पे प्रेशर किस चीज पे डिपेंड करेगा, एच हो गया यहाँ पे डेप्थ, यानी जितना ज्यादा डेप्थ होगा प्रेशर ज्यादा होगा। रो हो गया आपका डेंसिटी, यानी लिक्विड का डेंसिटी पे डिपेंड करेगा, यानी जितना ज्यादा डेंसिटी होगा उसका प्रेशर भी बढ़ेगा, यानी डेंसिटी कम होगा प्रेशर कम होगा। एच तो हो गया डेप्थ, जितना ज्यादा होगा प्रेशर ज्यादा होगा। और जी तो फिक्स है 9.8, हम लोग जानते ही हैं। यहाँ पे क्या है, या जी आप कहाँ पे मतलब इसको यूज कर रहे हैं उसके संदर्भ में भी है, अगर मून पे है या फिर अर्थ पे है, इक्वेटर पे है, पोल पे है, उसके अनुसार जी थोड़ा सा चेंज हो सकता है। लेकिन एच और जो रो है, यानी डेप्थ और डेंसिटी दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डेप्थ बढ़ेगा आपका प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा, और डेंसिटी भी बढ़ेगा प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा, दोनों केस में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए इसमें और थोड़ा सा हम लोग लिखे हैं, डेप्थ के बारे में लिखे हैं, डेंसिटी के बारे में लिखे हैं, और प्रेशर ऑफ लिक्विड डज नॉट डिपेंड्स ऑन शेप ऑफ द कंटेनर। इसके शेप पे डिपेंड नहीं पड़ता है, ये मतलब नहीं निकलता है कि कंटेनर कैसा है, कोनिकल है या फिर सिलेंड्रिकल है या राउंड शेप का है। सिर्फ डेप्थ जितना ज्यादा बढ़ेगा, है ना, यानी फाइनल ये किसी पे डिपेंड करेगा, प्रेशर जो होगा P इज इक्वल टू क्या होगा, H रो G, इन पे डिपेंड करेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। करे ए ब्रिक इज केप्ट इन 3 डिफरेंट वेज। देखिए एक ईंट को ऐसे रखा हुआ है, फिर उसको इस तरह से रखा हुआ है, उसको इस तरह से रखा हुआ है। एक ईंट को हम लोग 3 जगह से 3 टाइप से रख सकते हैं, देखिए तीनों टाइप से, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, तीनों तरफ से रखा हुआ है। आपको बताना है कि किस कंडीशन में जो है टेबल पे ज्यादा प्रेशर होगा, कहाँ, इस वाले पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे कब होगा प्रेशर, कब मैक्सिमम होगा। अगर आप पिछला क्वेश्चन 3-4 पहले जो क्वेश्चन हमने कराया था प्रेशर के संदर्भ में और एरिया के संदर्भ में, अगर आपको याद होगा तो आप इसका आंसर कर सकते हैं। आपका टाइम स्टार्ट हुआ। सो करेक्ट आंसर इज मैक्सिमम पोजीशन इन ए। सॉरी, सो मैक्सिमम क्या होगा आपका, यहां पे क्या हो जाएगा, ए के केस में होगा। कैसे हो जाएगा यहाँ पे, देखिए एक्चुअल में क्या है कि यहाँ पे इस केस में आपका एरिया क्या है, ज्यादा है। सबसे ज्यादा एरिया किस केस में है, आपका यहाँ पे है, उससे थोड़ा सा कम एरिया यहाँ पे है, और सबसे कम एरिया क्या है, यहाँ पे सरफेस एरिया देखिए सिर्फ इतना ही है, यहाँ पे क्या है, इतना बड़ा, यहाँ पे क्या है, इतना बड़ा। सो जितना ही एरिया कम होगा प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। इन सब में अगर देखा जाए तो ए वाले केस में एरिया क्या है, कम है, इसलिए प्रेशर क्या है, ज्यादा है।
देखिए इस एग्जांपल को, यहाँ पे जब एक आदमी गधे पे ऐसे सो रहा है तो देखिए यहाँ पे ज्यादा प्रेशर नहीं लग रहा है, इसलिए यहाँ पे इक्वली हर जगह से धंसा हुआ है। लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ पे ज्यादा धंसा हुआ है, क्योंकि एक जगह खड़ा होने के बाद इस पूरे बॉडी का जो है ना प्रेशर इस पैर में यहाँ पे लग रहा है, और यहाँ पे हर जगह इक्वली प्रेशर क्या हो रहा है, हर जगह डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है। सो यहाँ पे एरिया का कम होना प्रेशर का बढ़ना, एरिया का ज्यादा होना प्रेशर का घटना, उसी फेनोमेना पे, उसी घटना पे ये वाला क्वेश्चन था। ठीक है, अगला देखते हैं। करे इफ इन ए टग ऑफ वार व्हेन टू टीम्स आर पुलिंग रोप। टग ऑफ वार देखे आप लोग, इधर से टीम होता है, इधर से होता है, और रस्सी को यहाँ पे बांध दिया जाता है, और जो टीम जिसके तरफ खींच ले वही जीत जाता है। सो उसमें क्या कर रहा है कि रोप डज नॉट मूव, रोप जो है मूव नहीं कर रहा है, न इधर जा रहा है और न इधर जा रहा है। ऐसा क्या हो सकता है, ऐसा क्या कारण है जिसके कारण रोप मूव नहीं कर रहा है? सो चारों ऑप्शन में क्या सही आंसर है, अब बताइए। सो करेक्ट आंसर क्या है, इक्वल फोर्स लग रहा है, सिंपल सा बात है, इसीलिए ना लेफ्ट जा रहा है ना राइट जा रहा है। देखिए ये टग ऑफ वार यही गेम होता है, इसमें क्या है कि बैलेंस फोर्स लगा हुआ है, अगर अनबैलेंस होता तो कहीं ना कहीं किसी तरफ से जा सकता था। सो दोनों तरफ में अपोजिट एंड इक्वल फोर्स लगने के कारण यहाँ पे कोई भी टीम जो है जीत नहीं पा रहा है, दोनों इक्वल ही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इफ द फोर्स अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी। जिस तरफ से आपका स्पीड है उधर से ही अगर मोशन लगा दिया जाएगा तो क्या होगा, स्पीड उसका और इंक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपको बताना है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे इधर से पुश किया जा रहा है और इधर से पुल किया जा रहा है, तो दोनों का डायरेक्शन सेम होगा। अभी बताए थे मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ये देखिए लंबा सा लाइन बन गया ना, ये दोनों को क्या कर दिए, ऐड कर दिए, तो ये देख रहे हैं मैग्नीट्यूड क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। सो जब दोनों सेम डायरेक्शन में जब फोर्स लगेंगे तो ऐड कर दिया जाएगा, और यही अगर एक इस डायरेक्शन में होता है एक इस डायरेक्शन में होता तो आपका क्या होता, सब्सट्रैक्ट करना पड़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वाटर इन द रिवर फ्लोज डाउनवर्ड ड्यू टू, क्या सही आंसर है आप इसका बताइए। सही गेस किए हैं आपने, ये ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। देख रहे हैं ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण हाइट से देखते हैं डाउनवर्ड की तरफ, ये क्या होता है, वाटर फ्लो करता है डाउन हिल की तरफ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है गैसेस एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द सिलेंडर। जो गैस जो है वो सिलेंडर के वाल पे एक्सर्ट करता है प्रेशर, क्यों? आप सही आंसर बताइए इसका। किस डायरेक्शन में, अपवर्ड, डाउनवर्ड, ऑल डायरेक्शन, नॉन, क्या होगा बताइए। सो करेक्ट आंसर इज इन ऑल डायरेक्शंस। देखिए यहाँ पे ये जो अगर एक ब्लॉक रखा हुआ है इस डायरेक्शन से, इस डायरेक्शन से, नीचे से भी, ऊपर से भी, इस साइड से भी, उस साइड से भी, हर एंगल से, हर तरफ से क्या होता है, फ्लूइड में प्रेशर लगता है। उसी चीज को यहाँ पे भी दिखाया हुआ है। तो क्या होगा, सही आंसर क्या होगा, exert the pressure, gases exert the pressure on the wall of the container in all direction, यानी all direction से प्रेशर लगेगा। देखिए यहाँ पे इसको और भी देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या है आपको, यहाँ पे प्रेशर देखिए हर डायरेक्शन में लग रहा है। यहाँ पे बैलून क्या है, ज्यादा प्रेशर जब लग रहा है तो यहाँ पे क्या है, बैलून ज्यादा फूल गया है, यहाँ पे क्या है, कम है, यहाँ पे कम है। तो लिक्विड जब, ये तो हाइट वाला केस हो गया जैसा कि हम बताए थे, लेकिन करेक्ट यहाँ पे ये जो एक्सप्लेनेशन है ये दिया हुआ है कि ऑल डायरेक्शंस में फोर्स क्या कर रहा है, काम कर रहा है। यहाँ पे डेप्थ बढ़ने के साथ यहाँ पे जब वाटर कम था लेवल, तो देखिए यहाँ पे कम है, यहाँ पे वाटर तो ज्यादा भरा हुआ है, यहाँ पे ज्यादा भरा हुआ है। ये तो डेप्थ वाला केस हो गया, कंडीशन हो गया। ठीक है, सो अगला देखते हैं। 1 kg वेट इज इक्वल टू, 1 kg वेट कितना होता है, कितना के इक्वल होता है? ये तो आसान सा है, आप बता सकते हैं आंसर इसका। सो करेक्ट आंसर इज 9.8 न्यूटन। देखिए 1 kg अगर वेट को तोला जाए तो 9.8 होगा। आप निकाल भी सकते हैं। F इज इक्वल टू क्या होता है, m इंटू ए। यहाँ पे आपका मास इंटू क्या हो जाता है, एक्सेलरेशन। ठीक है, अगर मल्टीप्लाई करें तो हम लोग का रिजल्ट क्या आ जाएगा, 9.8 न्यूटन। कैसे होगा, निकाल के देख लिया जाए। अगर यहाँ पे 1 kg है, मास कितना है आपका, 1 है, एक्सेलरेशन
ड्यू टू ग्रेविटी यहाँ पे F इज इक्वल टू एम ए के जगह पे क्या हो जाएगा, ए के जगह पे क्या लग जाएगा, जी लग जाएगा। और जी क्या होता है 9.8, 9.8 इंटू 1 क्या हो जाएगा आपका रिजल्टेंट 9.8, और यही तो होता है 9.8 न्यूटन। इसीलिए 1 kg जो आपका मास है वो कितना के इक्विवेलेंट होगा, यानी कह सकते हैं 1 kg मास इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन। लेकिन ध्यान रहे ये अर्थ के सरफेस पे, ये मून पे ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वहां पे जी का वैल्यू चेंज हो जाएगा। तो वहां पे फिर आपका क्या हो जाएगा, तो वहां पे जी कम हो जाएगा, तो यहाँ पे 6 से भाग देना पड़ेगा ना, 1/6 हो जाता है फिर, तो वहां पे आपका वेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सीजीएस यूनिट क्या है आप बताइए। जिस तरह से एसआई यूनिट होता है न्यूटन, उसी तरह से सीजीएस यूनिट क्या है इसका बताना है आपको, फोर्स का। सो करेक्ट आंसर इज डाइन। देखते हैं क्या है, आपको निकाल भी सकते हैं इसको, सीजीएस यूनिट से डाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। 1 न्यूटन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 1 kg। एफ इज इक्वल टू हम लोगों को क्या मिला था एम इंटू ए, एम को लिख सकते हैं, मास को लिख दिए केजी, ए को क्या लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही है। आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो देखिए 1 kg को हम लोग कैसे चेंज करेंगे, देखिए केजी को हम लोग ग्राम में चेंज करते हैं। सीजीएस क्या है सेंटीग्राम एंड सेकेंड, यानी किलो के जगह पे सॉरी मीटर के जगह पे सेंटीमीटर में चेंज करना है, और किलो के जगह पे ग्राम में, और सेकेंड सेम ही रहेगा। तो अब देखिए के को आप हटाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1000 ग्राम हो गया। ठीक है, और मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए आपको क्या हो गया 100 सेंटीमीटर, और सेकेंड जैसा है वैसे ही रह जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे देखिए 3 और 2 कितना हो गया 10 टू द पावर 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हो जाएगा सीजीएस यूनिट। वही लिखा हुआ है यहाँ पे इतना डाइन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा इतना डाइन। ये देखिए कितना 1 2 3 4 एंड 5, यही 10 टू द पावर 5 जो आया है यहीं से आया है, 10 टू द पावर 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपका कौन सा यूनिट हो गया सीजीएस यूनिट हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 2 बॉयज ए एंड बी अप्लाइंग ए फोर्स ऑन ए बकेट इफ द ब्लॉक है बकेट नहीं है। 2 बॉयज ए एंड बी अप्लाइंग ए फोर्स ऑन ए ब्लॉक, ब्लॉक पे 2 बच्चे हैं, एक ब्लॉक पे 2 ए एंड बी, एक का नाम दिया है ए और एक का नाम दिया है बी, दोनों क्या कर रहे हैं फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, टुवर्ड्स द बॉय, ब्लॉक मूव टुवर्ड्स द बॉय ए, किधर ब्लॉक मूव कर रहा है जैसे ए और बी इस तरफ मूव कर रहा है। आपको बताना है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट सही है। अगर ए की तरफ मूव हो रहा है ब्लॉक, यानी कि क्वेश्चन आपको फिर से मैं एक बार समझा दूं कि ये आपका एक ब्लॉक है, इधर ए है इधर बी है, और इस तरफ से मूवमेंट हो रहा है, यानी बी से मूव कर रहा है ए की तरफ, लिखा है ना। तो क्या करेक्ट आंसर होगा इसमें से चारों में से आपको बताना है। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका ए इज स्मॉलर देन बी। सीधी सी बात है, बी ग्रेटर है तभी तो ए की तरफ जा रहा है। देखते हैं इसको एक्सप्लेन करते हैं। जैसे ये हो गया ए और ये हो गया बी, फोर्स लग रहा है। अब सोचिए कि इधर जा रहा है, इसका मतलब ये वाला मैग्नीट्यूड तगड़ा है और ये वाला क्या है कम है, तभी तो इस तरफ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। हम बताए थे ना कि अभी जब 2 डिफरेंट डायरेक्शन में लग रहा है तो जिसका मैग्नीट्यूड बड़ा होगा, देखिए ये वाला लेंथ बड़ा हुआ, जिसका मैग्नीट्यूड बड़ा होगा बड़े में से छोटे को घटा देंगे और डायरेक्शन बड़े वाले का रहेगा, और दोनों का माइनस करने के बाद जो रिजल्टेंट आएगा वही आएगा। इसका मतलब बी का फोर्स ज्यादा है ए से, इसलिए ए की तरफ क्या हो रहा है डिस्प्लेस हो रहा है। सो करेक्ट आंसर आपका क्या हो गया यहाँ पे ये वाला कि मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अप्लाइड बाई ए इज स्मॉलर देन बी, यानी ए छोटा था और बी बड़ा था, तभी तो ए की तरफ क्या हो गया शिफ्ट हो गया। ठीक है, इसी के साथ आज के लिए हम विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके लाइक और सब्सक्राइब करिए और दोस्तों में शेयर करिए। धन्यवाद।